हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन वाले पोर्शन को समाप्त किया था। आज उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। हेडिंग है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। तो यदि कोई पूछे ना कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी होने का मतलब कि वह उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस को यदि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो वह उसमें घुल जा रहा है, इस बात को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन वह नहीं है। सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे उसको आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले भी हम लोग यह जाने कि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे नमक को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, नमक वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, घुल जाता है। तो इस घुलने का मतलब क्या हुआ। कोई पूछे कि नमक वाटर में घुल जा रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्युबल होना या फिर घुलना, कि क्या इसका मतलब है सॉल्युबल होने का। तो देखो, सॉल्युबल होने का मतलब एक ही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन होगा, उसके बीच केमिकल बॉन्ड बनेगा। जैसे नमक का पार्टिकल जो है वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब कि नमक के पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए नमक उसमें सॉल्युबल है। वही नमक को आप केरोसिन तेल में डिजॉल्व करके देखो तो उसमें नहीं डिजॉल्व होगा। इसका मतलब कि केरोसिन तेल और नमक पार्टिकल के बीच वहां कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, वहां कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो एक बात याद रखोगे कि कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में तभी सॉल्युबल होगा जब वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा, उसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तब उसमें वह सॉल्युबल होगा। अब इस सॉल्युबिलिटी को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो किसी भी सॉल्वेंट का स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब कोई गिवन क्वांटिटी में सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना सब्सटेंस, सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व किया जा सकता है, वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। कि किसी भी सब्सटेंस का अधिक से अधिक कितने मात्रा को आप सॉल्वेंट का दिए हुए क्वांटिटी में डिजॉल्व कर रहे हो एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वही उस सब्सटेंस के लिए सॉल्युबिलिटी कहलाता है। मतलब सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, वह एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है उस सब्सटेंस के लिए। याद करो, इसके पहले जो है मैंने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बतलाया था कि जैसे मान लो आप 250 ml वाटर ले लो और उस 250 ml वाटर में जो है आप NaCl को डिजॉल्व करो, तो शुरुआत में क्या होगा कि NaCl उसमें डिजॉल्व होते जाएगा, मान लो 40 ग्राम 50 ग्राम ऐसे करके आप 80 ग्राम तक NaCl को डिजॉल्व कर दिए 250 ml वाटर में। अब जब 80 से आगे बढ़ोगे 80.1 ग्राम, तो देखोगे कि बाद में जो 0.1 ग्राम आप NaCl ऐड किए वह 0.1 ग्राम NaCl उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, बल्कि वह बॉटम में नीचे जाकर के बैठ गया। मतलब अब वह सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होना बंद हो गया। तो 80 ग्राम जब तक डिजॉल्व किए थे तब तक ठीक था, डिजॉल्व हो रहा था। तो क्या बताया कि शुरुआत में जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन सैचुरेशन स्टेज तक आ गया, मतलब अब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो 250 ml वाटर कंटेनिंग 80 ग्राम ऑफ NaCl इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यदि कोई पूछे कि इसमें बताओ कि सॉल्युबिलिटी कितना हुआ NaCl का, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 80 ग्राम पर 250 ml ऑफ H2O, या फिर इसको पर 100 ml भी आप लोग निकाल सकते हो कि 250 ml में इतना घुला तो उसमें कितना घुलेगा, ऐसे करके। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वह उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, वह बतलाता है कि उस सब्सटेंस का मैक्सिमम कितना से कितना अमाउंट उस सॉल्यूशन में जो है डिजॉल्व है, मतलब उससे और ज्यादा उस सॉल्यूट को उसमें डिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। तो यह सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है। तो देखो, सॉल्यूशन जनरली जो हम लोग बनाते हैं उसमें से हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, मतलब सॉल्वेंट जो है वह जनरली रहेगा लिक्विड। सॉल्यूट में आप सॉलिड भी रख सकते हो, गैस भी रख सकते हो, या फिर कोई लिक्विड भी रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड।
कि सॉलिड का लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी होगा। तो देखो किसी भी सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी होता है ना लिक्विड में, वह कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो कौन कौन सा फैक्टर है? तो सबसे पहला फैक्टर हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर हुआ टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर हुआ प्रेशर। तो यहां का क्या मतलब है? जो पहला फैक्टर हम लोगों ने लिखा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोगों ने किया है केमिकल बॉन्डिंग या स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो वहां एक प्रिंसिपल पढ़े थे हम लोग, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऐसा लाइक डिसॉल्व लाइक कहने का मतलब हुआ कि जो जैसा है वैसा ही को घोलेगा। सेम नेचर वाले सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, अलग नेचर वाले नहीं। तो लाइक कहने का मतलब हुआ पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब कि यदि कोई पोलर सब्सटेंस है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। ऐसा अभी पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? तो पोलर मतलब उस प्रकार का सॉल्वेंट जिसका नेट डाइपोल मोमेंट हो, नेट डाइपोल मोमेंट हो। एग्जांपल में आप ले लो वाटर, सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है सब। और नॉन पोलर मतलब जिसका जीरो डाइपोल मोमेंट। अभी डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में किया है, तो अभी इसको हम डिटेल नहीं करने जा रहे हैं। तो जीरो डाइपोल मोमेंट वाले में जैसे केरोसिन है, पेट्रोलियम हो गया, कोई भी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, तो ये सभी जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट हुए। तो पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका नेट डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स्ड हो, और नॉन पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। एग्जांपल यहां लिखा हुआ है। इन जनरल समझोगे तो समझना है कि पोलर मतलब उस प्रकार का सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंड हो, जिसमें चार्ज सेपरेशन, ऐसा जैसे HCl लिखते हैं हम इस प्रकार से। तो HCl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन का कम है तो पार्शियल पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इस सब्सटेंस को हम लोग पोलर बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें चार्ज डेवलप होगा वो पोलर होगा ही, उसके लिए अलग सारे रूल्स वगैरह है जो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए हम लोग। तो यहाँ देखो पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो, या फिर जिसका नेट डाइपोल मोमेंट हो, तो उसके अंतर्गत ये सभी सब्सटेंस आते हैं। नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, और इसके अंतर्गत जो है ऐसे सब्सटेंस आते हैं। तो इस लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब यही हुआ कि यदि कोई पोलर सब्सटेंस है तो वह पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सब्सटेंस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर सब्सटेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका हुआ आयनिक कंपाउंड। जितने भी आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl हो या KCl हो, KNO3 हो, अमोनियम क्लोराइड हो, इस प्रकार के सब्सटेंस जिसमें कैटायन एनायन होते हैं, तो वे सभी पोलर सब्सटेंस होते हैं। और चूंकि पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, मतलब वाटर में। इसलिए ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर वेल सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, सभी वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन वही आयनिक कंपाउंड को आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाओगे, सपोज केरोसिन में, जो इजीली अवेलेबल है हम लोग को, तो इसमें जो है वे सभी सॉल्युबल नहीं होंगे। तो नेचर पे डिपेंड करता है ना कि आयनिक कंपाउंड पोलर है तो पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। तो यह तो एक जो है समझो कि एक कहावत हुआ कि पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा। लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है, आखिर क्यों नमक पानी में ही घुलता है, केरोसिन में नहीं घुलता है, बेंजीन में नहीं घुलता है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? तो देखो अभी हम बतलाए कि कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में तभी सॉल्युबल होगा जब उसका पार्टिकल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो नमक वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। केरोसिन में डिसॉल्व नहीं कर रहा है, इसका मतलब केरोसिन मॉलिक्यूल के साथ वह बॉन्ड नहीं बना रहा होगा।
अभी वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ नहीं बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका मतलब जो है वाटर में आप NaCl मिला दिए तो सॉल्यूशन बना, सॉल्युबल है इसमें, ये सॉल्युबल हो गया। लेकिन यदि आप केरोसिन में NaCl मिलाते हो तो इनसॉल्युबल हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? तो NaCl है आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड इसमें है क्या ना कि Na प्लस के अगल बगल जो है बहुत सारे Cl माइनस आयन जुड़े हुए हैं आयनिक बॉन्ड से, ऐसा इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड से जो है बहुत सारे Cl माइनस Na प्लस से जुड़े हुए, दिस इज आयनिक बॉन्ड। अब जो यहाँ आप लिखे सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्यूशन का मतलब ऐसे हुआ कि NaCl एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, एक्वस मतलब Na प्लस अब Cl माइनस से नहीं जुड़ करके एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका यदि स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये Na प्लस के अगल बगल अब H2O का मॉलिक्यूल है, ऐसा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा H2O, यहाँ भी H2O और यहाँ भी H2O, सब ऑक्सीजन में डेल नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा। और यहाँ जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो इसमें सॉल्युबल, इसका मतलब क्या हुआ कि Na प्लस वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है, यही बॉन्ड यहाँ केरोसिन के साथ नहीं बन रहा होगा। अब जरा देखो कि ये जो बॉन्ड है वाटर के साथ, ये तो बाद में बन रहा है ना। पहला बात क्या हुआ है कि यहाँ Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो बॉन्ड है टूटा है, तो भैया जब तक यह बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक यहाँ नया बॉन्ड बनेगा नहीं। तो कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, इसके लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड टूटना होगा। और ये बॉन्ड अपने नहीं टूटता है, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है कौन? सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्वेंट का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार का फोर्स ही हुआ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच लगने वाले बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है। अब चूंकि Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो यहाँ बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है, हम लोग पढ़े कि आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने का कैपेसिटी जिसमें होगा वही इस बॉन्ड को तोड़ेगा, पार्टिकल को अलग करेगा और फिर अपने में उसको सॉल्युबल कर लेगा। मतलब उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ज्यादा होना चाहिए सॉल्वेंट का। अभी जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है ना, या पोलर सॉल्वेंट के लिए ज्यादा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए कम। इन अनदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने के चलते वह सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच लगने वाले बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देते हैं और फिर अपने में सॉल्युबल कर देते हैं। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट का उतना कैपेसिटी नहीं है कि वह नमक में Na प्लस और Cl माइनस के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को तोड़ सके। और जब तक इस बॉन्ड को वह तोड़ नहीं पाएगा तब तक यह सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस सारा का सारा फैक्टर डिपेंड कर रहा है इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा एक बात ये भी देख सकते हो कि यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ बॉन्ड टूट रहा है तो इस केस में क्या होगा कि एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी देना पड़ेगा तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नया बॉन्ड बन रहा है Na प्लस और H2O के बीच, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। इस बात को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्वेशन एंथैल्पी। मतलब बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगा लैटिस एंथैल्पी, और बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ वो कहलाता है सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो यहां से एक और कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे कि पहला बात कि यदि इफ लैटिस एंथैल्पी लेस देन हो सॉल्वेशन एंथैल्पी से, सॉल्वेशन एंथैल्पी से, तो इस केस में सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। दूसरा केस कि यदि लैटिस एंथैल्पी ही अधिक हो सॉल्वेशन एंथैल्पी से, ही अधिक हो सॉल्वेशन एंथैल्पी से, तो इस केस में सब्सटेंस जो है इनसॉल्युबल होगा।
बस इस बात को याद रखना है। स्टैंडर्ड तरीका हायर कंसेप्ट के अनुसार ऐसे हम समझते हैं। लैटिस एंथैल्पी का मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ सॉलिड पार्टिकल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा। और सॉल्वेशन एंथैल्पी मतलब जो वाटर के साथ बॉन्ड बन गया तब जो यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ होता है सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो कंडीशन क्या है कि सॉल्वेशन एंथैल्पी अधिक होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, तब कंपाउंड सॉल्युबल होगा। और यदि कहीं लैटिस एंथैल्पी ही अधिक है सॉल्वेशन एंथैल्पी से तो कंपाउंड उस केस में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो कि इस बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ एनर्जी लग रहा है 500 जूल, मान लेते हैं, मतलब लैटिस एंथैल्पी कितना हो गया 500 जूल, और यहाँ आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है 400 जूल। यहाँ एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है। इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा था 500 जूल, लेकिन यहाँ रिलीज हुआ 400 जूल, तो यही 400 जूल एनर्जी आएगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो 500 जूल लग रहा था, 100 जूल तो एनर्जी कम हो गया ना, तो वह एनर्जी कम हो गया तो बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा मतलब उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन मान लो कि यहाँ से एनर्जी रिलीज भी होता 500 जूल या इससे अधिक, 500 जूल या उससे अधिक भी हो सकता है, मान लो कि 550 जूल हो रहा है ऐसा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में लगा 500 जूल, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है 550 जूल। अभी 550 जूल एनर्जी जब इसको तोड़ने के लिए आएगा तो इसको तो 500 जूल ही चाहिए ना, बाकी 50 जूल तो एनर्जी इसके पास बच जाएगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, कंपाउंड उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस बात को याद रखोगे। दो बातें इसमें हुई, पोलर पोलर और नॉन पोलर नॉन पोलर। पोलर पोलर में ही क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक, और एडवांस तरीके से इसको समझोगे तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि यदि सॉल्वेशन एंथैल्पी अधिक हो लैटिस एंथैल्पी से तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, और कहीं लैटिस एंथैल्पी ही अधिक हो जाए सॉल्वेशन एंथैल्पी से तो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। अभी एंथैल्पी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, ऐसे देख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर इसमें है टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर वाला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में याद रखोगे कि यदि पहला केस कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट तब बन रहा हो सॉल्यूशन, मतलब जो यहां इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वह पॉजिटिव हो, प्रोसेस इंडोथर्मिक हो, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो इस केस में क्या होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज with the increase of temperature। दूसरा केस कि यदि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके बने सॉल्यूशन प्लस हीट, मतलब यहां जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वह नेगेटिव हो, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा हो, तो फिर इसमें उल्टा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देंगे इसका टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी उस केस में डिक्रीज कर जाएगा। तो बस यही दो बात को ध्यान में रखना है कि यदि किसी सब्सटेंस को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो और उसको डिसॉल्व करने के लिए हीट करना पड़े, मतलब प्रोसेस इंडोथर्मिक हो, तो उस प्रकार के सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। लेकिन इसी का उल्टा कि यदि किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और घोलने के दरमियान हीट एनर्जी बाहर निकल रहा हो तो उस केस में उसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। और यह दोनों बातें हो रही हैं किनके अनुसार, तो ली-सैटलियर प्रिंसिपल। ली-सैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो पूरे केमिस्ट्री में किसी भी पोर्शन, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, हर एक में वैलिड होता है। और ली-सैटलियर प्रिंसिपल का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 11th में या फिर आगे हायर का क्लासेस में भी। तो कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं है जो इसको भी हम डील कर सकें, बहुत बड़ा ही कंसेप्ट है।
तो अभी इसको डील नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग पढ़ करके देखोगे 11th में, आगे 11th में यदि पढ़े होगे या फिर बुक वगैरह में यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताओगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो याद रखोगे कि इस प्रिंसिपल के अनुसार, ली सैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार, यदि कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो उसका रेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, लेकिन यदि कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका रेट टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। एक्सप्लेनेशन हम ऐसे हम देख सकते हैं कि देखो, यह सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से, मतलब हीट एब्जॉर्ब किया तब वो सॉल्युबल हुआ। इसका मतलब उसको हीट एनर्जी की आवश्यकता है, तो तुम जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे, मतलब जितना ज्यादा उसको एनर्जी दोगे, वो उतना जल्दी सॉल्युबल होगा। लेकिन सेकेंड केस वाला क्या है कि डिसॉल्व होने के बाद वो हीट रिलीज कर रहा है, मतलब उसके पास पहले से एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए वह एनर्जी रिलीज कर रहा है, और तुम उस केस में और उसका टेम्परेचर देकर के एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो पहले से एनर्जी ज्यादा था इसलिए रिलीज कर रहा था, और फिर तुम उसका एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे नमक NaCl, अमोनियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, तो ये सभी वैसे सब्सटेंस हैं जिनका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। मतलब नमक को ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों में अलग अलग घोलो तो गर्म पानी में वह नमक जल्दी घुलेगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। रीजन यही है कि नमक का जो सॉल्युबिलिटी है वह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इस केस में इसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। लेकिन वही कैल्शियम कार्बोनेट हो, लिथियम सल्फेट हो, सीरियम सल्फेट हो, तो ऐसे सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, पानी में घोलते हो ना, तो घोलने के दरमियान देखते होंगे कि पानी गर्म हो जाता है, उससे बुलबुला भी आने लगता है। कि जो पानी गर्म हो जा रहा है चूना घोलने से, इसका मतलब हुआ कि इसका सॉल्युबिलिटी जो है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कि नमक को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए वाटर गर्म हो रहा है, तो उस केस में इसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। मतलब यदि चूना को आप गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों में सेपरेटली डिसॉल्व कर रहे हो तो ठंडा वाला पानी में ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। उल्टा था, नमक क्या था कि नमक जो है हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो रहा था कोल्ड वाटर के तुलना में, और जो चूना है वह कोल्ड वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो रहा है हॉट वाटर की तुलना में। तो रीजन की दोनों का जो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस है वह अलग अलग नेचर का है। नमक का सॉल्युबिलिटी एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसका रेट टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है अकॉर्डिंग टू ली प्रिंसिपल। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसका रेट डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और यह भी किसके अनुसार, ली सैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार। तो यह था टेम्परेचर का प्रभाव। एक लास्ट इसमें है प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो, प्रेशर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर। क्या बताया मैंने कि जो प्रेशर है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है इस पर, सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर। मतलब यदि किसी सॉलिड को तुम डिसॉल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में, तो उस दरमियान प्रेशर बढ़ा दो या घटा दो, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। टेम्परेचर में प्रभाव पड़ रहा था, टेम्परेचर में हम लोग देखें कि अलग अलग केस में अलग अलग वेरिएशन था, लेकिन प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि यदि प्रेशर को आप 500 atm इंक्रीज कर दो तो उस केस में जो NaCl का सॉल्युबिलिटी है वाटर में वह मात्र बढ़ता है 2 से 3%। सोचो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, इस 1 atm प्रेशर पर ही NaCl वाटर में इजीली सॉल्युबल है, आसानी से घुल जाएगा। आप प्रेशर को आप जो है 1 atm से बढ़ा करके कर रहे हो 500 atm, 500 गुना प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन देखो सॉल्युबिलिटी मात्र कितना बढ़ा है, 2 से 3%। बोले कि ऑलमोस्ट कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्रेशर का सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पे इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव है, और किस प्रकार से है उसका डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया। तो इस तरह से यह जो टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया आज।
अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ऐसे ही देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।